कॉलिंग अटेंशन मोशन मंजूर होने चाहिए थे। और करंट इश्यूज ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अब एक सदस्य अगर मान लो मैं गवर्नर के एड्रेस पे अपनी बात रखूं तो उस पर पैरे दे रखे हैं 131। अगर मैं एक एक पैरे पे एक एक मिनट लगाऊं तो मुझे 131 मिनट बोलने के लिए चाहिए। चलो मैं 131 के बजाय भी उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे वो 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, उन पर अगर चर्चा करना चाहूँ तो भी आधा घंटा समय कम से कम चाहिए। समय निर्धारित करेंगे 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का। उस 4-5 मिनट में आप किन किन इश्यूज के ऊपर चर्चा कर सकते हो। हम अपने विधानसभा क्षेत्र की पूरी बात भी जो है विधानसभा के सत्र में रख नहीं सकते हैं, तो फिर इस सेशन का फायदा क्या हुआ? ये किस लिए बुलाया जाता है? क्या केवल मेंबर्स को यहाँ दस्तखत करने के बुलाया जाता है? भी आप आओ और आकर के दस्तखत करो और 3-4 मिनट जो है, जो पाबंदी हम आप पे लगा रहे हैं उस पाबंदी के तहत अपनी बात को जाओ। अब जो इश्यूज हैं आज के करंट, जिस पे हमने कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी, वो सारी की सारी डिसअलाउड कर दी। केवल अब तक 4 कॉलिंग अटेंशन ऐसी है जिस पे अलाउ किया है कि आप इस पे चर्चा कर सकते हो। और उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई सप्लीमेंट्री एक से दूसरी किसी को पूछने दी जाएगी। मिनिस्टर का जवाब लिखित रूप में आ जाता है और ये कह दिया जाता है कि मिनिस्टर ने लिखित रूप में जवाब दे दिया, आप सेटिस्फाइड है नहीं है, हमने जो जवाब दिया है हम इससे संतुष्ट हैं। जबकि सप्लीमेंट्री जब पूछेंगे तो उसका फिर कोई उत्तर नहीं आता, फिर उसको कॉलिंग अटेंशन को खत्म कर दिया जाता है। इसका मतलब इन्होंने सारा प्रजातांत्रिक जो तरीका है, जो सदन की गरिमा है, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने का काम किया। आज जो इन्होंने एक फैसला किया है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर जो है वो आप एनसीआर में नहीं चला सकोगे। ट्रैक्टर तो गड्ढा है और गड्ढे को भी आप 10 साल के बाद नहीं चला सकते, तो फिर किसान खेत कैसे जाएगा? किसान खेत में बुआई कैसे करेगा? किसान बिजाई कैसे करेगा? कैसे किसान अपनी फसल में लेकर के जाएगा? ट्रैक्टर एक ऐसी मशीनरी है जो साल में केवल और केवल, मैं जितने करता हूँ क्योंकि मैं खुद खेती करता हूँ, मेरे पास खुद के पास ट्रैक्टर है, मेरे ट्रैक्टर भी 20-25 साल पुराने हैं। छोटी मोटी कोई डिफेक्ट आता है मैं उसको, और केवल मुश्किल से 1 महीने में ट्रैक्टर चलता है। सिर्फ जब कोई बिजाई या बुआई करनी है उसका ट्रैक्टर से चलते हैं। तो इस तरह की जो पाबंदी लगाई गई है, ये मान के चलो कि सरकार ने एक सोच समझ करके कि किसान को कैसे परेशान किया जाए, कैसे उस किसान आंदोलन में जिन की वजह से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अब उनको अलग तरीके से करके परेशान किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यू था, हम इस इश्यू पर चर्चा करना चाहते थे, डिसअलाउड कर दिया। इसी तरह परिवार पहचान पत्र के तहत बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य रोज बयान दे देते हैं कि कोई पेंशन नहीं कट रही। कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में एक एक डिस्ट्रिक्ट में 20-20, 25-25 हज़ार लोगों की पेंशन ना कटी हो। सरसा जिला 41,000 लोगों की पेंशन कटी है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड था, हम इस पर चर्चा करना चाहते थे, उसको भी डिसअलाउ कर दिया। अगर चर्चा करेंगे तो सरकार फंस के खड़ा हो जाएगी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी आज एक आईडी शुरू कर दी। आज मान लो मैं गांव में रहता हूँ और मेरा शहर में प्लॉट है, मैं अपना शहर का प्लॉट बेच नहीं सकता जब तक मेरे पास प्रॉपर्टी आईडी नहीं होगी। और मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति क्यों शहर में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाऊंगा? पहले कभी थी नहीं। आज कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है
तो सबसे पहली शर्त है सरकार की कि प्रॉपर्टी आईडी लेकर के आओ उस शहर की। मैं अगर वो बनवाने जाऊंगा तो मेरे से पैसे मांगते हैं, 50,000 दे दे, लाख रुपया दे दे। जितने की प्रॉपर्टी है उसका 5% प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे मांग लिया जाता है। इसी तरीके से इस पे भी आप चर्चा नहीं करवा रहे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो थी, बहुत महत्वपूर्ण इशू था, बहुत सारी स्टेटों ने रिवाइव किया, इसको दोबारा लागू किया है। हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी इसको लागू करना चाहिए दोबारा। हम इस पर चर्चा करना चाहते थे, इसको भी डिसअलाउ कर दिया। इसी तरह से बेमौसम की बारिश जो हुई है, जिसमें बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हुई हैं। मैं अभी गवर्नर राइडर्स के ऊपर जो इनकी तरफ से ढांडा को बोलने के लिए खड़ा किया, उसकी बात सुन रहा था। वो कह रहा है कि हम 15,000 रुपये मुआवजा देंगे। सरसों की फसल अब की बार जो किसान की है वो 15 क्विंटल एकड़ की है, और 15 क्विंटल का मतलब 6,000 रुपये क्विंटल का भाव है आज की तारीख में। 90,000 रुपये की सरसों एकड़ की खराब हुई है, जबकि उसके ऊपर और जो खर्चे हैं, उसकी बुआई करने के खर्चे थे, उसकी बिजाई का खर्चा था, उसके अंदर ट्रैक्टर का डीजल भी लगा है, उसकी गुड़ाई भी हुई है, उसके अंदर भी मजदूरी लगी है, उसमें पानी लगाने वाले किसान का भी खर्चा जोड़ा जाए तो आज की डेट में 1,00,000 रुपया पर एकड़ का बनता है। कम से कम सरकार 50,000 रुपया मुआवजा पर एकड़ के हिसाब से इस पे देना चाहिए, ताकि किसान अपनी अगली फसल के लिए कम से कम तैयारी कर सके। 15,000 रुपये में कैसे किसान का काम चलेगा? आज महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम कह रहे अगले दिनों में फिर बढ़ जाएंगे। उस पर भी इन्होंने, क्योंकि सरकार को उसमें जवाबदेही बढ़ती थी, फंस के खड़ी होती थी, इसलिए उस पर भी चर्चा नहीं कराई। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण ये सरकार लेकर के आई थी। 3 कृषि के काले कानून जो गलत बनाए थे, उसके लिए 1 साल आंदोलन करना पड़ा लोगों को। उसको एक्वायर कर सकता है। केवल जमीन नहीं, उसमें अगर मकान है तो उसको भी कर लेगा, उसमें कोई उसका ट्यूबवेल लगा हुआ है तो उसको भी कर लेगा। अगर उसके अंदर उसका कोई साधन खड़ा है, अगर वो नहीं निकालता 48 घंटे में, तो उसको भी सरकार टेक ओवर कर लेगी। मतलब ऐसा कानून बना करके, केवल ये कानून इसलिए बनाया है कि जो शहरों के साथ लगते हुए गांव हैं, जिन किसानों की ज़मीनें हैं, जिनकी कीमत आज करोड़ों रुपए एकड़ है, उसको कलेक्टर रेट पे खरीद करके कल को आने वाले समय में अपने चाहते लोगों को दे देंगे। इस तरह का कानून बनाया। हम इस पे चाहते थे भी इस पे चर्चा हो हर हालत में, इस पे सरकार जवाब दे। इसको भी डिसअलाउड कर दिया। इसी तरह बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं हरियाणा से बेरोजगारी खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है अपने आप में। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, और ये कहते हैं कि हम 75% वाला मामला लागू करेंगे। हम उनको बताना चाहते थे कि ये 75% वाला जो आप कहते हो कि भी हम नया कानून बनाया हमने, ये 2000 से 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, ये तब का बना हुआ एक्ट है। ये तो केवल और केवल अपना इसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे थे। ये तो तभी से लागू किया हुआ है, ये कोई नई चीज़ थोड़ी है। और इसमें तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया? हम तो ये पूछना चाहते थे भी, सरकार बता तो दे कि हमने इतने लोगों को यहाँ रोजगार और नौकरी दी है। ये भी डिसअलाउड कर दिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में, रोजाना रेप हो रहे हैं, रोजाना अपहरण हो रहे हैं, रोजाना लोगों को मारा जा रहा है, रोजाना फिरौतियाँ मांगी जा रही है। हम उस पर चर्चा करना चाहते थे, सरकार से पूछना चाहते थे तुम कितने सीरियस हो। इस इशू पे भी कोई चर्चा नहीं। इसी तरह से 2022 में कह रहे थे किसान की आय दोगुना कर देंगे। आय तो दोगुना निकली, लेकिन किसान को मुआवजा देने में भी पीछे हट रहे हैं। ये ऐसे सारे इशू थे। मुख्यमंत्री ने घोषणाएं कर रखी थी। मुझे मौका मिला तो मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछूंगा कि आपने जो घोषणाएं करी है, उनमें से कितनी घोषणाओं पे अमल हुआ है अब तक। 2014 से लेकर के 22 आ गया, 8 वर्ष हो गए, 7 वर्ष निकल गए। आपने जो घोषणाएं करी उनमें कितनों पे अमल हुआ, कितनों पे काम हुआ? उन्होंने खुद
आज जानकारी दी मुझे, मेरा एक क्वेश्चन लगा हुआ था, आपको सुनकर के हैरानी होगी। 19% ऐसी घोषणाएं हैं जो आज भी पेंडिंग, तो 31% है आज भी, लेकिन 4.35 ऐसी घोषणाएं हैं टोटल जो करी है। उनमें ये कह करके मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी डस्टबिन में डाल दिया कि आपने जो घोषणा करी है ये गलत है, ये नहीं हो सकती। अभी आपने एक क्वेश्चन और में देखा होगा, कमल गुप्ता जो लोकल बॉडी मिनिस्टर है, उसने सिंगला के जो गुड़गांव का एमएलए, उसके क्वेश्चन के ऊपर उसका आंसर आया था, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि वहाँ गुड़गांव के अंदर एक वो आपका कम्युनिटी सेंटर बनाना है, और वो इसलिए नहीं बन पाया कि वहाँ कोई जगह ही नहीं थी। तो मुख्यमंत्री को कोई भी घोषणा करने से पहले फिजिबिलिटी तो देखनी चाहिए कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्यों फिर इस तरह की बिना मतलब की झूठी घोषणाएं करें। इस तरह से आज की डेट में भी मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं की हुई है, उनमें से 31% घोषणाएं ऐसी है जिन पे कोई काम नहीं है, कोई अमल में नहीं आई है। तो इससे बड़ा और मुख्यमंत्री क्या धोखा करेंगे प्रदेश के लोगों के साथ। इसी तरह से नशे का जो मामला है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम नशा खत्म करेंगे, नशा मुक्त कर देंगे प्रदेश को, ये उनका बयान था। हम इस पर चर्चा चाहते थे कि हमने जो आपको पिछले जब आपकी सरकार थी उसमें जिन लोगों के नाम दिए थे, जिन लोगों के प्रूफ आपके सामने रखे थे विधानसभा में, जो नशे का कारोबार करने वाले लोग थे, जिन लोगों को आप लोगों की सरकार ने कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्या कार्रवाई करी है। आज की डेट के अंदर भी ऐसी हालत हमारे प्रदेश की है कि जहाँ नशा सरकार के संरक्षण में बिकता है, वहीं नया काम शुरू हो गया। अब तो हर जिले में जुए के अड्डे खुल गए और हर जिले में सट्टे का कारोबार जो है बहुत जोर शोर से चल रहा है। करवा कोई और नहीं रहा, सत्ता में बैठे लोग, जो सरकार में बैठे लोग हैं। हम आज इस इशू पे चर्चा करना चाहते थे, अगर ये कॉलिंग अटेंशन मंजूर होती तो इस पर चर्चा होती। मैं बाकायदा तौर पे उन लोगों के नाम बताता उसमें कि कौन कौन लोग इस काम में इन्वॉल्व है, किसके घर के अंदर जुआ चलता है, किसके टेलीफोन नंबर के ऊपर सट्टा चलता है, कौन कौन लोग सट्टे में इन्वॉल्व है, कौन कौन काम करवाते हैं। मेरे पास अनेक ऐसी जानकारियां थी जो आज मैं खुल करके आज या कल जब भी कोई बात आएगी चर्चा करना चाहता था, तो मौका लगा तो हाउस में जरूर इस बात पर चर्चा करूंगा, उन लोगों के नाम उजागर भी करूंगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इससे हमारे नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद होती है। इस सट्टे की वजह से, इस जुए की वजह से लोगों के घर तबाह और ख़त्म हो जाते हैं। ये इस इशू पे तो सरकार को हर हालत में चर्चा करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि सरकार स्वयं फंसती है, इसलिए नहीं चर्चा कराई। इसी तरीके से जो 5 वर्ष का कर दिया, ये आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल जिसको कहते हैं, आप ये देखो कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 3-4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी लेबर बाहर से आती है, चाहे आपका गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, बहादुरगढ़ है। इन चारों जिलों में बहुत सारी लेबर आती है बाहर से, आती तो हर डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन इनमें तो हर साल मेरे ख्याल लाखों लोग जो है काम करने के लिए आते हैं। पेंशन हमारे लोगों को नहीं दी जा रही, हमारे लोगों की पेंशन काट रहे हैं। और ये 5 साल का जो डोमिसाइल बनाएंगे, इससे जहाँ हमारे पढ़े लिखे युवा का रोजगार खत्म होगा, वही एक चीज़ और होगी, वो लोग जो यहाँ जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, वो 5 साल में जब अपना डोमिसाइल बनाएंगे तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी यहाँ ले आएंगे, वो उनकी पेंशन भी बनवाएंगे। उनकी जब पेंशन बनेगी, हमारी पेंशन कटेगी और बाहर के लोगों की पेंशन बनेगी। इस इशू पे बात करना चाहते थे, इसको भी डिसअलाउड कर दिया। सब हम गलत फैसले करते और फिर जब फंसते हो तो फिर उन पर चर्चा कराने की बजाय भागते हैं। इसी तरह से प्रदेश पे जो कर्जा बढ़ रहा है, अब कर्जा क्यों बढ़ रहा था, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए थी। अब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है हमारे प्रदेश के ऊपर, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उस पैसे का कहाँ सदुपयोग हो रहा है, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, इन सब बातों पे चर्चा होनी थी। लेकिन क्योंकि इसमें सरकार में बैठे लोग सारे के सारे फंसते हैं। हम तो बाकायदा तौर पे डिपार्टमेंट वाइज बताते हैं कि तुम्हारे इस डिपार्टमेंट के अंदर जब कोई टेंडर होता है, जो काम 100 रुपये में होना चाहिए, आज उसको 100 की बजाय 140 में उसका टेंडर फ्लोट किया जाता है।
उसमें फिर परसेंटेज फिक्स होती है मंत्रियों की कि भाई इतना परसेंट तू मेरे को देगा और इतना तू तेरा ले जाएगा। पैसा सरकार का है, ठेकेदार भी मौज कर रहा है और मंत्री भी मौज कर रहा है, दोनों खा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो मटेरियल वहाँ लगना चाहिए वो लग नहीं रहा। सड़कों का भी मामला ले लो, कोई बिल्डिंगों का मामला ले लो, हर चीज़ में इस तरह की चीज़ें थी। तो ये बहुत बड़ा इशू था जिसपे कहाँ तो ये कहते हैं कि हम बड़े पारदर्शी हैं, हम हर चीज़ को लोगों के बीच में लेकर के जाना चाहते हैं। बजट के ऊपर मुख्यमंत्री बारी बारी से बयान देते हैं और कहते हैं मैं व्यापारियों से पूछ रहा हूँ, किसान से पूछ रहा हूँ, मजदूरों से पूछ रहा हूँ। कमाल की बात है, मुझे लगता है यूक्रेन में बैठे बच्चों से भी पूछा होगा कि क्या करना चाहिए बताओ इस बजट के अंदर। जिन लोगों की जान जा रही है उनकी जान बचाने की बजाय इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मेरे से 700 वहाँ के स्टूडेंट्स ने जो बात करी है यूक्रेन में जो रह रहे हैं। कमाल की बात है, आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो इस देश में जिसके पास 700 टेलीफोन एक दिन में आ गए। हमारे पास नहीं आते, हम भी 700 फोन नहीं सुन सकते। मुख्यमंत्री जी इतनी फुर्सत में कि 700 टेलीफोन आए उन्होंने सुन लिए। कोई झूठ तो बोलो, उसका कोई छोटा मोटा आधार तो बना दो कि भाई मैंने ये सरकारी आज इसको आप भी लिख देते हो अखबार में कि मुख्यमंत्री ठीक कहने लग रहे हैं। आप भी थोड़ा सा सोच लिया करो ठीक कहने लग रहे हैं। तो कौन से मंत्रालयों में ज्यादा है सर ये जो आप बता रहे हैं? कोई मंत्रालय नहीं बचा हुआ। तू जो पूछना चाहे उनकी भी पोल खोलूंगा और जो जिनसे तू बचाना चाहो उनकी भी बता दूंगा। आपको पता नहीं कौन कौन से मंत्रालय। जब चीफ मिनिस्टर का दफ्तर भ्रष्टाचार के मामले में जिसपे लाछन लगे इसी विधानसभा में, फिर बचा कौन है? फिर कौन सा बचेगा बताओ मुझे। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में टेंडर हर डिपार्टमेंट में होता है और हर टेंडर जो है हमेशा जो काम 100 रुपये में होना है 140 का टेंडर करते हैं, 150 का करते हैं, 150% और उसके बाद भी टेंडर होने के बाद भी फिर दोबारा उसको रिकॉल करके उसका अमाउंट और बढ़ा दिया जाता है। ये तो अखबारों की तुम्हारी सुर्खियां थी सबकी। अम्बाड़ा का स्टेडियम जिसकी लागत से 2 गुना पैसा दिया गया, जिसकी बात की गई कि इसकी इंक्वायरी होगी, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, पर इनमें जब चर्चा होगी तभी होगा ना। कोशिश करूंगा कि जब गवर्नर एड्रेस पे मुझे बोलने का मौका मिलेगा, मुझे लगता नहीं, मैं स्पीकर साहब से निवेदन तो करूंगा कि मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि सब बातें लोगों के सामने जाए और आप लोगों को भी एक दूसरे की जानकारी तो भी कौन कितना खा गया पता तो रहे। अभी तक तो एक दूसरे से बात करते नहीं ना कौन क्या खा गया, क्योंकि इसलिए नहीं पूछते कि एक से पूछ लिया दूसरा के देगा तू पहले बता तेरा कितना है। तो ऐसे बहुत सारे इशू थे। भिवानी का अवैध खनन का मामला है, उसमें कहते हैं कि चलो हम डिस्कशन कराएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, कोई एक आधी चीज़ पे डिस्कशन होगी। रजिस्ट्रियों में बहुत बड़ा घोटाला है। एक रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रियों के ऊपर सब इनके FCR उस वक्त के जो आज हमारा चीफ सेक्रेटरी है संजीव कौशल जी, उन्होंने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दी थी चीफ मिनिस्टर को। उसमें 300 से ज़्यादा अधिकारी इन्वॉल्व थे जिनके नाम भी दिए गए थे कि कौन कौन अधिकारी जो है इसमें रजिस्ट्री घोटाले में शामिल है। अब तक एक भी कार्रवाई नहीं है। वो तो चलो मौका मिलेगा तब पूछेंगे, आप देखना। तो आज की डेट में सरकार जो है अपने आप को केवल और केवल लोगों में तो ये दिखाना चाहती है कि हम सेशन जो है लंबा चला रहे हैं। लंबा नहीं चला रहे, ये तो टाइम पास कर रहे हैं अपना, कि किसी तरीके से 1 महीने का ये टाइम पास हो जाए। तुम्हारा काम तो कर रही है, अगर काम तो करे तो फिर तो किसी को फुर्सत ही नहीं है। फिर तो काम करने वाला व्यक्ति तो फुर्सत में होगा ही नहीं। ये तो फुर्सत में छुट्टियां काट रहे हैं, रिसर्च दे रहे हैं। जैसे हम स्कूल में आए हैं, अब हमारा स्पीकर महोदय कह रहे थे 3 दिन की रिसर्च है। क्यों भाई, स्कूल है कि कोई मास्टर लाग रहा है तुम्हारा तो हमें रिसर्च पे भेजेगा है? मतलब हद नहीं है। ये नहीं कहते भी आपको 3 दिन इसलिए दिए हैं कि आप बजट पे तैयारी करके और मैं आपको बोलने का समय दूंगा कि आपकी छुट्टी है 3 दिन। कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन है तो? सर इस बार बजट में नई पहल कर रहे हैं, मतलब बजट में ओवरहेड के अंदर अमाउंट दे देंगे और उसके बाद डिस्कस सलाह वगैरह करके उस विभाग में MLA से और वो पैसा वो करेंगे योजनाओं
केवल और केवल सरकार अपने को बचाने के लिए अब की बार कमेटियां बना करके एमएलए से भी मोहर लगाना चाहती है। जैसे लोकसभा में होता है कि जब बजट पेश होता है तो उसके बाद कमेटियों को सौंप दिया जाता है, 28 दिन का समय दे दिया जाता है, वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो फिर उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, फिर बजट जो है पास करवाया जाता है। यहाँ 4-5 दिन का समय देंगे कमेटियाँ बना करके और उस पर मोहर लगा करके उसको पास करवाने के चक्कर में है। ये जो नया तुम बता रहे हो कि अब की बार पहले अलॉट कर देंगे, ये तो पता लग जाएगा जो पैसा अलॉट करेंगे पिछले साल कितना कहाँ खर्च हुआ है, इस साल कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें 1 मिनट में सामने आ जाती है। कितना भी गोलमाल करो लेकिन बजट में जहाँ पैसा लगेगा उसकी जानकारी तो आई जाएगी। गवर्नर एड्रेस में क्या था, गवर्नर ने खुद ने 1 से 35 तक पढ़ा, उसके बाद गवर्नर ने भी देख लिया, समझ लिया कि ये तो केवल धोखा ही धोखा है, इसलिए उसने भी कह दिया कि 161 तक पढ़ा माना जाए मेरा। उसने भी सोचा पेंडा छुड़ा इनसे। सर, सिलसिले में नशे को लेकर के पहले भी आपने बहुत आवाज उठाई और कहा कि नशा बहुत है। सरकार ने मान भी लिया कि सिरसा में नशा है। उन्होंने रिपोर्ट सिरसा में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नशा है। आज सबसे ज्यादा नशा अगर किसी प्रदेश में बिकता है तो हरियाणा प्रदेश है। मैंने सिरसा का नहीं बताया था, मैं तो मुख्यमंत्री से ये पूछना चाह रहा था कि मैंने नशे के ऊपर जब मेरा कॉलिंग अटेंशन मंजूर हुआ था, कॉलिंग अटेंशन भी था, नशे के मामले में मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था और वो काम रोको प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव मंजूर करवाया मैंने। उसको ये कह करके और कहीं उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते थे। उस वक्त जो मिनिस्टर होता था इनका कृष्ण, जो परिवहन मंत्री जो था पवार, वो खड़ा हुआ और उसने ये ऑब्जेक्शन लगाया और कहा कि जी रूल के मुताबिक कोई भी आप काम रोको प्रस्ताव देते हो तो अर्जेंट मोशन दोगे तो उसके लिए 17 मेंबर के साइन चाहिए। हम 4 मेंबर थे। तो मैंने कांग्रेस वालों से पूछा कि तुम नशा बिकवाना चाहते हो इनकी तरह या उसको खत्म कराना चाहते हो? तो बोला खत्म कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर खड़े हो जाओ। कांग्रेस वालों को खड़ा होना पड़ा था उस वक्त मेरे साथ। और तब मैंने पिलर नंबर बताए थे गुड़गांव के कि किस पिलर नंबर के नीचे नशा बेचने वाले लोग आते हैं, लोग वहां से जाकर के खरीद करके लेकर जाते हैं। इतने तक सारी चीजें देने के बाद भी वहां पे एक रेड नहीं हुई। आज भी वो कारोबार ज्यों का त्यों गुड़गांव में चल रहा है, क्योंकि सारा सरकार के संरक्षण में सारा सरकार करवा रही। इसीलिए तो इतना महत्वपूर्ण मामला था जिसको मुख्यमंत्री सभी में कह रहे थे कि हम इस प्रदेश को नशा मुक्त कर देंगे, तो फिर इस पे तो कॉलिंग अटेंशन बनता था और इस पे चर्चा बनती थी। भाई मुख्यमंत्री के पास कोई विजन था, मुख्यमंत्री कैसे रोकेगा, मुझसे पूछते, बताते। 10 जिलों का नाम कहा चौटाला साहब, सरकार ने मुख्यमंत्री ने 10 जिलों का नाम लिया कि इन 10 जिलों में जो है नशा बढ़ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, नशा मुक्ति केंद्र सेंटर भी है, पुलिस भी मुस्तैद है। आपको क्या लगता है ये 10 जिलों में जो बढ़ रहा है पुलिस का फेल्योर है या कोई और अन्य कारण भी? पुलिस क्या करेगी जब सरकार में बैठे मंत्री, सरकार के एमएलए, सरकार के पार्टी के पोस्टों पे बैठे हुए लोग, वो जब संरक्षण देंगे पुलिस को बेबस कर देते हैं। पुलिस का भी एक दिक्कत होगी ना। आज भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया, हर आदमी से किसी की भी कोई पोस्टिंग दी जाती है, उससे पैसे लिए जाते हैं, तो थाने बिकते हैं। आप कितने ही केस ऐसे हैं, मेरे सरसा की नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कोई भी थाने में बिना पैसे दिए, बिना दरखास्त भी नहीं ली जाती। अगर कोई दरखास्त दे देता है तो उस पर बिना पैसे कार्रवाई नहीं होती। रोजाना बिज साहब का खुद का बयान नहीं आता, रोज बिज साहब कहते ना ये बात कि भाई मेरे पास शिकायत आई है। भाई अगर तुम्हारी पुलिस तुम्हारे इतने कहने की है, अगर पुलिस ईमानदार है, अगर ठीक काम कर रही है, तो फिर शिकायत लेकर के लोग क्यों आए? फिर तो उनकी शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। आज की तारीख में ऐसा मामला है, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना उसके पैसे, रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना है उसके पैसे, फिक्स है हर चीज का।
ठीक है, धन्यवाद।